हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 1 फरवरी 2022 का फर्स्ट एंड शिफ्ट सेकंड दोनों का एनालिसिस लेकर हम आपके लिए आ चुके हैं। इस वीडियो में दोनों शिफ्टों के हमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल चुके हैं, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट के हमें 24 क्वेश्चंस मिले हैं, सेकंड शिफ्ट के भी 24 क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं दोनों शिफ्टों के। तो टोटल 48 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे, फुल डिटेल के साथ कवर करेंगे, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे ज्यादा आपकी डिमांड रहती है पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम को भी आप डाउनलोड कर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को, वहां पर भी इसकी पीडीएफ हम डाल देते हैं। तो आप पहले अगर आपको फास्टली चाहिए तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात हम करते हैं यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की ओर। देखिए, फर्स्ट जो शिफ्ट है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है नागपुर उच्च न्यायालय से कि नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। ये क्वेश्चन आपका बनाएं। और ये जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय जबलपुर, नागपुर और इसके अलावा खंडपीठ, इनसे रिलेटेड लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। हम हर वीडियो में जब भी क्वेश्चन बनता है, जब डिटेल देते हैं, तो अगर आप डिटेल देखते हैं पूरी, तो आपको कोई अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती। इन डिटेल में ही हम आपको पूरी चीजें कवर करवा देते हैं। देखिए, नागपुर उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी, ये भारत सरकार अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1915, इसके तहत की गई थी। कब की गई थी? तो ये जॉर्ज पंचम द्वारा 2 जनवरी 1936 को भारत सरकार अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1915 की धारा 108 के अंतर्गत एक लेटर जारी किया गया था। लेटर्स ऑफ पेटेंट इसको बोलते हैं। ये लेटर जो जारी किया गया था, इसके द्वारा सेंट्रल प्रोविंस व बरार प्रांत हेतु नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1936 में 1915 अधिनियम के तहत। ध्यान रखिएगा, धारा थी 108, और ये लेटर का नाम भी आप याद रखिएगा, लेटर्स पेटेंट। क्लियर है? तो इतनी चीजें आप याद रख लेंगे तो यहाँ से आपका काम चल जाएगा, और हो सकता है इनसे आपका कल क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ये फैक्ट जिससे क्वेश्चन बना है वो भी हम पहले करवा चुके थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ है, कहाँ हुआ? कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, ये मुंबई में हुआ था 1885 में। हमने सभी जो जितने भी इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मेंशन कर दिए, शुरुआत वाले 4-5, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। देखिए, सबसे जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये बंबई में हुआ था। इसको बंबई जाना जाता था, मुंबई इसको जाना जाता है, तो बंबई में हुआ था 1885 में। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, और इसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे पहले अधिवेशन में। इसके बाद में दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1886 में, ये कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन में, और प्रतिनिधियों की जो संख्या थी इसमें बढ़कर 436 हो गई थी। देखिए, पहले में ओनली 72 थी, और दूसरे में बढ़कर 436 हो गई थी कांग्रेस के जो अधिवेशन में सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट उसके बाद में तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कांग्रेस की किस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो ये थे मद्रास अधिवेशन में 1887 में हुआ था। इसके बाद में आता है 1888 वाला कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, ये था इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज जो है ये अध्यक्ष थे। तो इस अधिवेशन का नाम है इलाहाबाद अधिवेशन, 1888 में हुआ था। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा पांचवा अधिवेशन है कांग्रेस का 1889, ये बंबई में हुआ था वापस से। देखिए, पहला जो है ये आपका बंबई में हुआ था, दूसरा भी पांचवा भी आपका बंबई में हुआ था, पांचवा अधिवेशन 1989 में ये हुआ था। सर विलियम वेदरबर्न इसके अध्यक्ष थे, और इसमें प्रतिनिधियों की संख्या हो गई थी बढ़कर 1889। तो ये डिटेल आप याद रखिएगा, टिप्पणी वाली जो लिखी है हमने, ये थोड़ी सी चीजें ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनना है शंकर लक्ष्मण से। शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से? गाइस, इनका संबंध हॉकी से आपको काफी बार हम आपको बता चुके हैं। देखिए, शंकर लक्ष्मण पूछे जाए या और कोई भी खिलाड़ी पूछे जाए, ध्यानचंद रूप सिंह वगैरह, उनके बारे में हर डिटेल हम आपको देते हैं, उसमें कोई कंजूसी नहीं करते हैं, इसलिए आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको आए, अच्छे से आप इनको कवर करते रहें। बस यही हम इसीलिए मेंशन करते हैं, इतनी मेहनत इसलिए आपको करते हैं कि आप एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर ना जाए। क्लियर है? देखिए, हॉकी के खिलाड़ी थे ये शंकर लक्ष्मण। शंकर लक्ष्मण का जन्म 7 जुलाई को 1933 को इंदौर जिले के छावनी शहर महू में हुआ था। ध्यान रखिएगा, महू के छावनी में। इनका निधन हुआ है 29 अप्रैल को 2006 में। पैर में गैंग्रीन करके कुछ वजह होती है, पैर में बीमारी होती है ये कुछ, इसकी वजह से इनका निधन हुआ था। एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी ये थे, और 1956, 1960 और 1964 ये 3 ओलंपिक जो हुए थे 1956, 60 और 64 में। इसमें ओलंपिक में भारतीय टीम के गोलकीपर ये रहे थे। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, कौन कौन से ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, गोलकीपर ये रहे थे। और इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता था इन ओलंपिक से। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर यही थे। इनका नाम है शंकर लक्ष्मण, और इन्हें जो है भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनाएगा इसकी भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? देखिए, इस तरह से पहला जो वर्ड है इससे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। कभी वनडे के पहले कप्तान पूछ रहे हैं, तो कभी T20 के, तो कभी आपसे टेस्ट मैच के पहले कप्तान। इस तरह से पहला जो वर्ड है ये काफी ज्यादा आपका पूछा जा रहा है।
तो पहले वाले जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहली बार जो भी हुई थी वो आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम की कप्तान आपसे पूछी गई है, शांता रंगास्वामी इनका नाम है। भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम का चयन कब हुआ था? ये 1974 में हुआ था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए ऑलराउंडर शांता रंगास्वामी को कप्तान बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सतकंडी जो मीनार है ये कहां पर स्थित है? देखिए, सतखंडा महल की अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका दतिया जिले में स्थित है और इसे राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था, ये तो आप सभी जानते हैं। बाकी काफी कम लोग जानते हैं सतकंडी मीनार के बारे में। ये आपकी मांडू में स्थित है और ये मांडू में स्थित है सतकंडी मीनार। इसका निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है गोविंदगढ़ महल से। गोविंद महल से माफ कीजिएगा, गोविंद महल किस राजवंश का निवास स्थल है? देखिए, गोविंद जो महल है, गोविंद महल ये बुंदेल शासकों का निवास स्थल ये है। 7 खंड का यह पूरा महल बना हुआ है, 7 खंडों में, और यह पत्थरों से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। गोविंद महल को 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। बुंदेला शासकों द्वारा बनवाई गई सबसे बेहतरीन इमारतों में से इसकी गणना की जाती है। तो यह बुंदेलो शासकों का निवास स्थल था और इसका निर्माण राजा वीर सिंह देव ने करवाया था 1614 में। 7 खंडों में बटा हुआ है और पत्थरों से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे बना है नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? इसमें मध्य प्रदेश चौथे पायदान पर है, 4th पोजीशन पर मध्य प्रदेश इसमें आता है गरीबी सूचकांक में। देखिए, नीति आयोग द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, तो ये भी आपसे हो सकता है कि गरीबी जो सूचकांक है, हंगर इंडेक्स जिसको बोला जाता है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग जारी करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर इसमें है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर बिहार है हंगर इंडेक्स गरीबी सूचकांक में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो बिहार ही है, क्योंकि पहली पोजीशन पर ये। दूसरे नंबर पर आपका झारखंड रहेगा। बिहार का जो परसेंट है ये 52% है, ये परसेंट भी आप नोट डाउन कीजिएगा। पहले नंबर पर बिहार 52%, यानी 52% के साथ यहाँ पर ये भूखमरी की समस्या है। दूसरे नंबर पर झारखंड 42%। तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश का आता है, तीसरा सबसे गरीब राज्य उत्तर प्रदेश है, 38% यहाँ का जो है गरीबी सूचकांक ऐसा करके जो होता है वो है। इसके अलावा चौथे स्थान पर आता है आपका मध्य प्रदेश, जिसका सूचकांक में प्रतिशत है 36.65% के साथ पर चौथा सबसे गरीब राज्य ये मध्य प्रदेश है। और 5वां सबसे गरीब राज्य है आपका मेघालय 32.67% के साथ। तो ये चीजें याद रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के फेवर में भी आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मध्य प्रदेश वाली डिटेल भी हम कवर करेंगे। देखिए, नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया गरीबी सूचकांक, इसमें मध्य प्रदेश के जो गरीब जिले हैं वो हम कवर कर लेते हैं। अलीराजपुर सबसे गरीब जिला है मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। सबसे गरीब जो जिला है ये अलीराजपुर है। 31% आबादी यहाँ की गरीब है, तो ध्यान रखिएगा सबसे गरीब जो जिला है ये आपका अलीराजपुर है। इसके बाद पड़ोसी जिला है झाबुआ, ये आपका 69% जो है गरीब आबादी यहाँ पर निवास करती है। तो दूसरे नंबर पर सबसे गरीब जिला ये हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आपका बड़वानी है 62% के साथ में। तो सबसे गरीब में आपका पहले नंबर पर अलीराजपुर, दूसरे नंबर पर झाबुआ, तीसरे नंबर पर बड़वानी रहेगा। ये फैक्ट आप जरूर से नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है, ये आपसे जरूर से क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा, बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। यूपी में गंगा के प्रवेश द्वारा बिजनौर में गंगा नदी सबसे पहले जो नागल क्षेत्र है यहाँ आती है बिजनौर में, और इसके बाद ये गंगा जी मंडावर होती हुई गंगा बैराज पहुंचती है। तो ये इससे इसका जो है प्रवेश होता है बिजनौर से। एक क्वेश्चन आपका बना है कि ग्वालियर खंडपीठ की स्थापना कब की गई? देखिए, उच्च न्यायालय से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। अभी नागपुर वाला पूछा गया था कि अधिनियम के तहत स्थापित किया गया 1915, सही जवाब उसका था। अब ग्वालियर वाला बन गया कि ग्वालियर खंडपीठ की स्थापना कब की गई? तो 28 नवंबर 1968 को की गई। ये 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कभी आपका इंदौर पूछ लेता है तो कभी आपका ग्वालियर पूछ लेता है, और कभी पूछ लेता है कि जो उच्च न्यायालय है जो कि जबलपुर उच्च न्यायालय, इसका डिजाइन किसने किया, इसकी स्थापना कब हुई है, और इसका जो भवन था इसका निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था। इस टाइप से क्वेश्चन लगातार यहीं से बन रहे हैं। क्लियर है? तो गाइस, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिनांक 28 नवंबर 1968 को राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसके द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर तथा ग्वालियर में उच्च न्यायालय की स्थापना, स्थायी पीठों की स्थापना के संबंध में ये जारी की गई थी, और तभी से इसकी स्थापना की गई है खंडपीठों की इंदौर और ग्वालियर में 28 नवंबर 1968 आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कथकली से कि कथकली जो होता है ये किस राज्य से संबंधित है? केरल का ये आपका एक नृत्य है, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है केरल का, ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय रंग कला का है कथकली। और इसके अलावा गाइस केरल का ही मोहिनी अट्टम भी है। मोहिनी अट्टम केरल का एक प्रसिद्ध एवं कामुक शास्त्रीय नृत्य है जिसे मोहिनी अट्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना है कि त्रिकूट की पहाड़ी कहाँ है? वैसे त्रिकूट की पहाड़ियां कहाँ हैं, ये क्वेश्चन आपसे बना था। अब इसके ऑप्शन हमें पता नहीं चले हैं। इसमें ऑप्शन में मध्य प्रदेश के जिले थे, मध्य प्रदेश के स्थान थे, या फिर राज्य की यहाँ पर दे रखे थे राज्य वाला। तो उस ऑप्शन से देखकर काफी हद तक अंदाजा लगा जा सकता है क्वेश्चन का कि क्या राइट आंसर है। पर यहाँ पर हमने सभी चीजें आपको मेंशन कर दी। अगर मध्य प्रदेश के फेवर में क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में त्रिकूट की पहाड़ियां कहाँ थी, ऑप्शन में मध्य प्रदेश के शहर जिले थे, तो आपका सही जवाब रहेगा मैहर। मैहर नहीं था ऑप्शन में तो आपका सतना रहेगा। क्लियर है? और सतना नहीं था तो मैहर रहेगा। ये दोनों आपका करेक्ट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश के फेवर में होने के साथ साथ। अगर क्वेश्चन मध्य प्रदेश के फेवर में नहीं था तो वो भी हम कंडीशन आपको बता दें। त्रिकोटा की जो पहाड़ियां हैं ये राजस्थान में स्थित है,
इसके अलावा गाइस त्रिकुटा की जो पहाड़ियां हैं ये राजस्थान में है, इसके अलावा झारखंड में भी ये पहाड़ियां स्थित है, इसके अलावा जम्मू के कटारा जो जिला है इसमें भी ये त्रिकूट पर्वत स्थित है। तो अब तीनों जो जिले हैं, तीनों जो राज्य हैं, राजस्थान, झारखंड और जम्मू वाला, तो इन तीनों में से ऑप्शन में एक आपको मिला होगा, तो वो आपका सही जवाब रहेगा। क्लियर है? तो अब देख लीजिएगा थोड़ा सा, और मध्य प्रदेश के सतना जिले में त्रिकूट पर्वत पर ये जो मैहर माता है, मैयर माता, ये यहीं पर विराजमान है इस त्रिकूट पर्वत पर। तो ये मध्य प्रदेश के फेवर में क्वेश्चन था, ये आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस कि कन्हेरी की जो गुफाएं ये कहाँ स्थित है? ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है WHO से कि WHO में कितने सदस्य शामिल है, सदस्य देश शामिल है? 194 आपका सही जवाब रहेगा। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को 1948 को। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है गाइस कि वैदिक सभ्यता का उदय किस नदी को माना जाता है? सरस्वती नदी को माना जाता है वैदिक सभ्यता का उदय। वैदिक सभ्यता का उदय इस नदी से माना जाता है, सरस्वती नदी से। और भारत की वैदिक सभ्यता और संस्कृति सरस्वती नदी के तट पर ही फली फूली है। वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है खाम बाबा से। खाम बाबा से एक और क्वेश्चन बन चुका है कि खाम बाबा जो ये है स्तंभ, ये किस पत्थर से बना हुआ है, या किस धातु से, या किस ऐसे बना हुआ है, किस प्रकार से बना हुआ है, किसका यूज किया गया है इसको बनाने में, इस प्रकार से क्वेश्चन बना था। तो वो पत्थरों से बना हुआ है, एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया था ये खाम बाबा स्तंभ, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और खाम बाबा की आज ऊंचाई पूछी गई है, 20.7 फीट इसकी ऊंचाई है, 20 फीट 7 इंच आप बोल सकते हैं। ये बैसनगर विदिशा जिले में स्थित है, और ये जो है एक ही पत्थर से निर्मित है प्राचीन स्तंभ, ध्यान रखिएगा, एक ही पत्थर से इसको बनाया गया है। इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व हेलियोडोरस ने करवाया था। हेलियोडोरस स्तंभ को ही खाम बाबा स्तंभ कहते हैं। डायोन के पुत्र हेलियोडोरस ने भगवान वास्तुदेव के सम्मान में इस स्तंभ को बनवाया था। और ये जो है इंडो बैक्ट्रियन किंग एंटलाटिका के राजदूत ये थे, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना है गाइस कि बंदर हीरा प्रोजेक्ट का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? गाइस बंदर हीरा जो प्रोजेक्ट है, इसको बक्सुहा का जो फॉरेस्ट है, अभी कुछ टाइम पहले ही 5-6 महीने पहले ही चर्चा में रहा है ये बक्सुहा का जंगल। यहाँ पर हीरा जो भंडार है ये मिला है, आप सभी को पता है, ये न्यूज तो आप सभी ने सुनी होगी। तो उसी से क्वेश्चन आया है कि बंदर हीरा प्रोजेक्ट का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो बक्सुहा से इसका संबंध है, जो कि छतरपुर जिले में आता है। छतरपुर जिले के बक्सुहा की जो बंदर हीरा खदान है, ये 364 हेक्टेयर वन भूमि है, और ये एक तरह से पूरा जंगल है, और इसके अंदर ही हीरे का बहुत बड़ा खजाना मिला है। इस करके खुदाई इसकी की जानी थी, उस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसके बाद में उस पर रोक लगा दी हाई कोर्ट में। तो अब देखते हैं बाद में क्या होता है, बट अभी तो उस पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया कि सोने की खदान भारत में कहाँ है? सोने की जो खदान है ये कर्नाटक में है, भारत में। गाइस ये बक्सवा के जो जंगल है, ये करंट वाला क्वेश्चन है आपका, करंट का 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बनाया है। इसके अलावा इसको ई बुक में भी आपने अच्छे से कवर किया है। सोने की खदान भारत में कहाँ है, ये क्वेश्चन बना है, कर्नाटक आपका सही जवाब रहेगा। भारत में सबसे ज्यादा सोना कर्नाटक की हुगली जो खदान है, हुगली खदान, इससे निकाला जाता है, और इस लिहाज से भारत में कर्नाटक सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश में भी सोने की छोटी बड़ी खदानें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है? 5% आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया अमीबा आकार में कैसी होती है? गाइस अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, क्योंकि ये जीवित अमीबा बहुत सूक्ष्म प्राणी है, और संरचना में यह जीवरस यानी प्रोटोप्लाज्म के छोटे ढेर जैसा होता है संरचना की अगर हम बात करें तो, और जिसका आकार निरंतर धीरे धीरे बदलता रहता है। तो अगर आपका प्रोटोप्लाज्म या छोटे ढेर जैसा, जीवरस के छोटे ढेर जैसा आपको अगर ऑप्शन में मिला था तो आप टिक कर सकते हैं। बाकी आपको यही मिला होगा कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। क्लियर है? क्योंकि ये धीरे धीरे आकार जो है बदलता रहता है इनका, तो इसलिए ये निश्चित आकार नहीं कह सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे बना था साइंस में कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड आपका सही जवाब रहेगा। एक क्वेश्चन बना है कार्बोहाइड्रेट से कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, शर्करा यानी शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि त्वचा और आंखों के लिए जरूरी विटामिन कौन सा है? विटामिन ए आपका सही जवाब रहेगा। एक क्वेश्चन बना है लेंस रिलेटेड या दृष्टि दोष वगैरह से कि मायोपिया का संबंध किससे होता है? ये निकट दृष्टि दोष होता है, जिसको मायोपिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गाइस कि पीटर मैन्सफील्ड ने किसकी खोज की थी? पीटर मैन्सफील्ड ने खोज की थी एमआरआई की। एमआरआई की खोज की थी इन्होंने, एमआरआई स्कैनर की। पीटर मैन्सफील्ड इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। गाइस यहाँ पर ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे, 24 क्वेश्चन हमें मिले थे साइंस और जीके के मिलाकर, जीके जीएस के काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, इतने ज्यादा डीपली भी क्वेश्चंस नहीं है जिस हिसाब से अगर हम क्वेश्चन का लेवल देखें तो। बाकी अच्छे लेवल के क्वेश्चन ये अब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने सभी इन जितने भी टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं सभी के ऊपर वीडियो बना दी है जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट में, नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। जितने भी टॉपिकों से आपके क्वेश्चन आए सभी से बना दिए, इसलिए हम बोल रहे हैं इजी क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ क्वेश्चन हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सभी ने आई थिंक याद कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट की ओर। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो कहा जाता है ये भूटान को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और काफी जो है ये आपका नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल से क्वेश्चन बना है, और राजधानियां वगैरह भी पूछी जाती थी, बट आज राजधानी नहीं पूछी गई है, आज इसका ये उपनाम या कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये इससे पूछा गया है।
एक क्वेश्चन बना है स्वराज पार्टी से कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु जल समझौते से रिलेटेड कि 1960 में सिंधु जल समझौता जो हुआ था इसके संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको मिले थे, उसमें से आपको असत्य जो कथन था वो छांटना था। अब क्या ऑप्शन था वो तो हमें पता नहीं है, पर हम थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर मेंशन की है ताकि आपको पता चल पाए कि सिंधु जल समझौता क्या था, क्या कंट्रोवर्सी, क्या चीजें इसके साथ में हुई थी इसमें, तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आगे से क्वेश्चन बना तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, सिंधु जल समझौता नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि थी। तो ये पता चल चुका है कि 2 देशों के बीच में ये हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में नदियों के जल वितरण के लिए एक संधि थी। और इस संधि में विश्व बैंक, तत्कालीन पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने मध्यस्थता की थी। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर को 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु जल समझौता जो हुआ था उस पर किसने हस्ताक्षर किए थे, भारत की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से? तो भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति थे अयूब खान पाकिस्तान के, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। कब हुआ था? कराची में हुआ था 19 सितंबर 1960 में। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया था और 3 पश्चिमी जो नदियां थी सिंधु, चिनाब और झेलम, इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता था। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार ये 20% भारत इसका जो है यूज कर सकता था, ऐसी बात यहाँ पर की गई थी। तो ये ही ऑप्शन में आई थिंक आपको मिले होंगे, तो आप ऐसे जो है क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गेहूं अनुसंधान केंद्र से कि गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये आपका पवार खेड़ा होशंगाबाद में स्थित गेहूं अनुसंधान केंद्र। दलहन का अगर आपसे पूछा जाए तो ये अमलाहा सीहोर में, गन्ना का पूछा जाए तो ये नरसिंहपुर में। इसके अलावा गाइस अगर आपका भारत में पूछा जाए कि भारत में भारतीय गेहूं और जो अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो इसका मुख्यालय करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हिंडोला से कि हिंडोला तोरण का मंदिर किसको समर्पित है? गाइस हिंडोला जो तोरण का मंदिर है ये विदिशा में ग्यारसपुर में स्थित है और ये भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। ये प्राचीन स्थल इसको माना जाता है। हिंडोला तोरण को चौखंबा भी कहा जाता है। तो अब खाम बाबा आपको दिखा था, कभी आपको चौखंबा दिख जाए ना तो आप ऐसे चौंकना मत कि ये क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अब हमने आपको बता दिया है। हिंडोला तोरण को चौखंबा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 4 खंबे हैं, इसलिए इसको चौखंबा कहा जाता है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर रहा होगा जो समय के साथ में नष्ट हो गया है। हिंडोला का अर्थ क्या होता है? झूलना। हिंडोला का अर्थ होता है झूलना और तोरण का अर्थ होता है छोटा दरवाजा, यानी छोटे दरवाजे में झूलना, ऐसा कर के पूरा इसका मतलब होता है। हिंडोला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 2 स्तंभों पर टिका था, 2 स्तंभों पर यह टिका था, इसलिए इसका नाम हिंडोला पड़ा, हिंडोला तोरण मंदिर। और इसमें भगवान विष्णु की वराह अवतार देखने को मिलता है। ऑप्शन में या तो विष्णु जी का वराह अवतार आपको मिला होगा या भगवान विष्णु को समर्पित ऐसे मिला होगा। इसमें विष्णु भगवान जी आदि मानव अवतार में और उनका सिर वराह अवतार का जो कि इस मंदिर में दर्शाया गया है। और मंदिर का नाम आप जरूर याद रखिएगा, हिंडोला तोरण मंदिर। इसको कहा जाता है चौखंबा मंदिर भी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले ने 100% टीकाकरण सबसे पहले पूरा किया है? तो ये इंदौर जिला है जिसने सबसे पहले 100% टीकाकरण पूरा किया है। ये रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा गाइस इंदौर ने ही एक और रिकॉर्ड बनाया था इसके साथ में, एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण का वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया था। ध्यान रखिएगा, पूरे देश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिले में इंदौर पहला जिला बन गया है जहां 100% लोगों को जो है नागरिकों को पहले डोज की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और इन क्वेश्चनों को हमने ई बुक में काफी अच्छे तरीके से कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेरा अभ्यारण्य कहां पर है? करेरा जो अभ्यारण्य है ये शिवपुरी में स्थित है। स्थापना 1981 में की गई थी और सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था, करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में 1981। वैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया था महोत्सव से रिलेटेड था और क्वेश्चन ये था कि ये कोई महोत्सव है, ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था। अब वो महोत्सव का नाम पता होता कि जनजाति का नाम पता होता तो महोत्सव तो हम निकाल ही लेते, कोई सा भी वो होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश से? शास्त्रीय नृत्य जो है इससे पूछा गया किसका संबंध मध्य प्रदेश से। देखिए मध्य प्रदेश में कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ऐसा ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बस उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कुछ डिटेल हमने डाली है जहां से आपको अंदाजा लग सकता है। गाइस मध्य प्रदेश में खजुराहो में एक महोत्सव होता है, खजुराहो नृत्य महोत्सव। इसमें क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य के जो कलाकार होते हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाता है उनकी प्रस्तुति के लिए। तो हो सकता है उसी से ये क्वेश्चन बना है। तो देखिए मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर में प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल के महीने में शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में सांस्कृतिक रूप को देखने के लिए भारत और विदेशों से भीड़ यहाँ पर उमड़ती है। इस सप्ताह लंबे महोत्सव के दौरान देश के हर हिस्से से लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य के कलाकारों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है खजुराहो नृत्य महोत्सव में। और जाने माने श्रेष्ठ कलाकार कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। और इन नृत्यों में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की अधिकांश संगत का प्रयोग किया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान प्रदर्शन करना भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकारों के लिए विशेष सम्मान माना जाता है। तो ये जो कलाकार बुलाए जाते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं, ये खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान ही आमंत्रित किए जाते हैं। तो हो सकता है उससे रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन हो, बाकी मध्य प्रदेश का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि राजगढ़ में कौन सा अभ्यारण्य है? तो इस राजगढ़ में नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है जिसको चिड़ियों के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1978 में इसको स्थापित किया गया है।
जो कि 1978 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है नरसिंहगढ़ में, और ये यहाँ पर एक झील है जिसका नाम चिड़ी खो है, ध्यान रखिएगा। और गाइस ये जो नरसिंहगढ़ है इसको मालवा का मिनी कश्मीर के रूप से जाना जाता है, मालवा का मिनी कश्मीर इसको बोला जाता है। और ये जो अभ्यारण्य है इसमें चिड़ी को झील है जो कि आकर्षण का केंद्र है इस अभ्यारण्य का। इसके अलावा इस अभ्यारण्य को शासकों के द्वारा शिकार के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया गया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ के जो राजा थे नरसिंहगढ़ के, इनके शिकार के प्रयोजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था इस अभ्यारण्य का। और राज्य पक्षी दूधराज और राष्ट्रीय पक्षी मोर मुख्य रूप से इस अभ्यारण्य में देखे जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि नरसिंहगढ़ जो अभ्यारण्य है इसमें मुख्य जो रूप से कौन सा प्राणी या पक्षी वगैरह पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना है कि मध्य प्रदेश बजट में पुलिस विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है। इस टाइप से क्वेश्चन कभी 2-3 क्वेश्चन आपसे बजट से पूछे जाते हैं एक शिफ्ट में। आज भी क्वेश्चन बना है पुलिस विभाग पूछा गया है। वैसे जो पुलिस विभाग आता है ये गृह विभाग के अंतर्गत आता है। पुलिस विभाग ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, पुलिस विभाग एक विभाग है, बाकी ये ऐसे कोई विभाग नहीं है, गृह विभाग के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। तो गृह विभाग के अंतर्गत जिला स्थापना हेतु 4,376 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गृह विभाग में विशेष पुलिस हेतु 1,486 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और गृह विभाग के ही अंतर्गत मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के तहत 405 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब ऑप्शन में कौन सा आपको मिला था या क्वेश्चन क्या आपको मिला था वो तो हमें नहीं पता, बट जो भी चीजें थी आपके सामने पुलिस से रिलेटेड जितने भी बजट पेश किए गए थे, जितना भी प्रावधान किया गया था, पुलिस जहां भी वर्ड था उसमें, तो हमने सभी चीजें आपको मेंशन यहाँ पर करा दी है। अब आप देख सकते हैं क्या ऑप्शन आपको मिले थे। इसके अलावा गाइस जो जेल विभाग होता है इसका एक अलग प्रावधान होता है बजट का। तो जेल विभाग गृह विभाग से अलग होता है, ये पूरा इसका अलग बजट पेश किया जाता है, यानी इसका अलग प्रावधान राशि की जाती है, इसकी गृह विभाग के अंडर में नहीं की जाती है। तो जेल विभाग के जो अगर हम देखें तो इसकी 430 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना है महात्मा गांधी जी से। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल आंदोलन कब किया था। तो इन्होंने 1918 में किया था अहमदाबाद में मिल आंदोलन। और ये जो मजदूर थे इनके लिए इन्होंने ये आंदोलन किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल इसको कहा जाता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की शुरुआत मिल मालिकों द्वारा बढ़े हुए प्लेग भत्ते को वापस लेने के विरोध में हुआ था। देखिए 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण मिल कर्मचारियों को प्लेग बोनस दिया जाता था, और 1918 में मिल मालिकों ने बोनस समाप्त करने की घोषणा की थी, जिसका मिल मजदूरों ने विरोध किया था। बाद में गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। तो यह आंदोलन गांधी जी का भारत में दूसरा सफल आंदोलन है, और इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। तो क्वेश्चन आप याद रखिएगा, कोई भी हो आपका आसानी से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया गाइस कि जसप्रीत जो बुमराह है, आप सभी जानते हैं इनको क्रिकेटर ये हैं, तो जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट कब लिए थे, ये क्वेश्चन आपसे बना है। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन हमें नहीं मिला है, बट इतना सा हिंट मिला है कि क्वेश्चन आपका ये मिला है कि 3 विकेट इन्होंने लिए थे। क्लियर है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी राइट आंसर क्या है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत सैन्य व्यय में कौन से नंबर पर आता है। देखिए भारत जो सैन्य व्यय में आता है तीसरे नंबर पर आता है, 3rd पोजीशन भारत की है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री इसको बोला जाता है शॉर्ट में, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा इसकी एक रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है सिप्री के द्वारा सैन्य खर्च से रिलेटेड। इसमें कहा गया है कि 2020 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश रहा है। भारत का जो सैन्य खर्च रहा है यह 72.9 अरब डॉलर रहा है। पहले नंबर पर कौन है सैन्य खर्च में, तो पहले नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका इसका सैन्य खर्च 778 अरब डॉलर है। क्लियर है। 778 अरब डॉलर अमेरिका का है, और भारत का कितना है 72.9 अरब डॉलर। क्लियर है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसका जो है कितना है सैन्य खर्च, तो ये 252 अरब डॉलर, 252 अरब डॉलर चीन का है, 778 अरब डॉलर अमेरिका का है, 72.9 डॉलर भारत का है। ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका बना है कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये आपका होशंगाबाद में होता है गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया गया कि जूल किसका मात्रक है। जूल ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है। विटामिन सी आपसे पूछा गया, विटामिन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, और विटामिन से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बोहाइड्रेट से। देखिए कार्बोहाइड्रेट से हमने फर्स्ट में भी देखा था, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार के होते हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका आया था, और सेकंड शिफ्ट में भी इससे 2 क्वेश्चन आपके आए हैं। इसके अलावा प्रोटीन से एक क्वेश्चन आपका आया था गाइस। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों में जो पोषण होता है, हरे पौधों में या पौधों में, ये कैसे इनको पोषण कैसे होता है या कैसे मिलता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी से ऊर्जा का उपयोग करके हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं, जिस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। हरे पौधों की भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फूस की आवश्यकता होती है, धूप कर लीजिएगा, धूप के सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात बच्चे में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो नवजात जो बच्चे होते हैं इनमें 270 हड्डियां पाई जाती है। देखिए अगर हम बात करें सामान्य मनुष्य की, तो उसमें 206 हड्डियां होती है, 206 हड्डियां, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नवजात बच्चे की पूछी जाए, नवजात शिशु की जन्म के समय बच्चे में कितनी हड्डियां होती है, 270 होती है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्यावस्था में हड्डी कितनी होती है शरीर में, बाल्यावस्था में 350 हड्डियां होती है, या 300 से 350 के समथिंग ये होती है, ध्यान रखिएगा।
अगर आपसे पूछा जाए किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में किसनी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें प्रसार का मान क्या होता है। देखिए मान भी वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है, अतः किसी पदार्थ के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आयतन में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक भी प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पत्तियों में बंद ऊतक खुले ऊतक से संबंधित। देखिए पत्तियों में जो ऊतक पाए जाते हैं, बंद ऊतक खुले ऊतक, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आपका। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था मूंगफली के किस भाग से तेल निकाला जाता है। तो मूंगफली का जो तेल निकालने योग्य भाग होता है इसको बीज कहते हैं, बीज से तेल निकाला जाता है। और गाइस मूंगफली के जो पौधे होते हैं बीज जो होते हैं उनमें से निकला हुआ तेल जो है मूंगफली का तेल कहा जाता है, उससे ही तेल निकाला जाता है। तो गाइस यहाँ पर 24 जो क्वेश्चन है हमें सेकंड शिफ्ट के मिले थे, 24 क्वेश्चन हमें फर्स्ट शिफ्ट के मिले थे। जीके और साइंस के आज काफी अच्छे क्वेश्चन हमें मिल चुके थे। हमें काफी अच्छा अंदाजा आज लग चुका है कि किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में, किस लेवल के नहीं बन रहे हैं। जितने भी टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किए इन सभी टॉपिकों के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर कोई टॉपिक आपका छूट गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो दे देंगे। इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। कुछ बच्चे बोलते हैं कि पीडीएफ आप पागल बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं है, आप ऐसे ही ऐप डाउनलोड करवाते हैं। गाइस जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है, जिनको पीडीएफ मिल चुकी है, उनसे आप पूछ लीजिएगा, हमारी बात बिल्कुल भी मत मानिएगा। या फिर हम जब भी फ्री होंगे तो आपको एक वीडियो दे देंगे कि पीडीएफ फाइल वगैरह कैसे डाउनलोड करें, तो वहां से आप कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना है गाइस, मिलते हैं हम हमारे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।